नमस्कार। आज हम वायु के अपर्दन कार्य के विषय में चर्चा करेंगे और उसके अपर्दन कार्य वो किस प्रकार करती है और उससे किस किस तरीके की आकृतियाँ जन्म लेती हैं, इस पे विस्तार से चर्चा होगी। वायु का अपर्दन कार्य जो है वो शुष्क और या आप कह सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेशों में विशेष रूप से प्रभावी रहता है, जहाँ पर वन आवरण की कमी होती है और प्रचुर मात्रा में जो असंगठित रेत के कण हैं वो उपलब्ध होते हैं। अपर्दन कार्य जो वायु का है उसको हवा की गति, हवा में बालू की मात्रा, बालू के कणों का आकार, चट्टानों की कठोरता और जिस प्रदेश में वो कार्य कर रही है अपर्दन का, वहाँ जलवायु की प्रकृति पर निर्भर करता है। हवा निम्न प्रकार से अपने कार्य करती है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। 3 तरीके से हवा ये कार्य करती है अपर्दन का, जिसमें सबसे पहले है अपघर्षण। अपघर्षण जब हवा के साथ बालू के कण उड़ते हैं, जमीन पर लुढ़क कर चलते हैं, तो वो अपने संपर्क में आने वाली सतह से रगड़ खाकर चलते हैं और जिससे वो अपने संपर्क में आने वाली सतह को लगातार घिसते और कुरेदते रहते हैं। इस क्रिया में मुलायम चट्टानें शीघ्रता से घिस जाती हैं और जो कठोर चट्टानें बचती हैं वो कई तरह की ज़्यादा बड़ी तो नहीं कह सकते, कई तरह की आकृतियों को जन्म देती हैं। दूसरा जो अपर्दन का कार्य है वो है सनी घर्षण। इसमें जब हवा के साथ बालू, रेत के कण और जो कंकड़ पत्थर चल रहे होते हैं वो आपस में भी रगड़ खाकर लगातार छोटे होते रहते हैं और गोल होते जाते हैं। मतलब उनका जो आकार है वो गोलाकार होता जाता है, जिससे हवा के अपर्दन करने की क्षमता पे भी असर पड़ता है, क्योंकि गोलाकार आकृति हो जाती है तो फिर ये उतने प्रभावी ढंग से अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों को कुरेद या रगड़ नहीं सकते। तीसरा जो कार्य हवा अपर्दन का करती है वो है अपवाहन। तो बहती हुई जो हवा है तीव्र गति की, उसके मार्ग में जो भी रेत बालू के कणों से मिलते हैं वो उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। हवा द्वारा बालू के कणों को उड़ाकर ले जाने की क्षमता जो है वो हवा की गति, पहले से हवा में मौजूद बालू के कणों की मात्रा आदि पर निर्भर करती है और इस प्रकार वायु जो है ढीले कणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। इसी को अपवाहन की क्रिया कहते हैं। अब बात करेंगे ये 3 तरीके से जो थी हवा अपर्दन का कार्य करती है: अपघर्षण, सनी घर्षण और अपवाहन। इससे बनने वाली स्थलाकृतियों में सबसे पहली है तिपहल शिलाखंड, ड्राई कांटर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। पत्थर के ये टुकड़े ढलानों पर विविध आकारों में एकत्रित होते रहते हैं। इसके किनारे कोने नुकीले होते हैं। ये 3 कॉर्नर वाले या 4 कॉर्नर वाले हो सकते हैं। पथरीले मरुस्थलों में इस प्रकार पवन के साथ प्रवाहित धूल कणों के निरंतर प्रहार से ये घिसकर चिकने होने लगते हैं और ये जो इस तरीके के पत्थर के टुकड़े हैं ये सहारा मरुस्थल में अधिक पाए जाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थलाकृति है वो है गारा, या उसको छत्रक शिला बोलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हवा के अपर्दन करने की क्षमता धरातल के नज़दीक ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे धरातल से ऊपर की तरफ, सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा की अपर्दन करने की क्षमता घट जाती है और इसी कारण हवा द्वारा बनाई गई
स्थलाकृतियाँ जो हैं वो सरफेस के, धरातल के आसपास ही आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि हवा की चीज़ों को उठा के ले जाने की जो क्षमता है वो पानी की तरह उतनी प्रभावी नहीं होती। वो जो बालू और रेत कंकड़ पत्थर जो उसके साथ हवा तीव्र गति की पवन के साथ बहते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते। और ये आपको महसूस होता है जब आप तीव्र गति से अगर आंधी या अंधड़ आ रहा है और उसमें आप खड़े हो जाएं तो आपको महसूस होगा कि आपके पैरों पर, घुटनों तक आपको ज़्यादा कंकड़ पत्थर अपने पैरों पर लगते हुए महसूस होते हैं। तो दूसरी जो स्थलाकृति है, इसकी ऊपरी आकृति छत्रक जैसी होती, छतरी की तरह, और निचला सिला गर्दन जैसा संकरा होता है। अफ्रीका मरुस्थल सहारा में इन्हें गारा के नाम से बुलाते हैं। भूमि से 1-2 मीटर ऊंचाई तक सबसे अधिक बालू के कण जो हैं पवन में बहते हैं, और ये जैसा मैंने अभी पूर्व में आपको बताया कि वहीं पर ये ज़्यादा कटाव करते हैं। इस कारण धरातल के ऊपर इस तरह की आकृति बनती है जो ऊपर से बड़ी होती है, लेकिन जो उसका बेस है वो उतना बड़ा नहीं होता जितना कि ऊपर होता है। और ये धीरे धीरे लगातार हवा इसको काटती रहती है, तो जो इसकी नेक है, ये जो गर्दन जिससे धरातल से जुड़ा हुआ है, इसको धीरे धीरे वो काट के ख़त्म भी कर सकती है। तो ये आकृति बदलती रहती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण आकृति है वो है जालीदार शिला। जिन उभरी हुई चट्टानों की संरचना या कठोरता में अंतर पाया जाता है, उनमें मुलायम चट्टानी जो भाग हैं वो शीघ्र घिस जाते हैं और पवन वहाँ धीरे धीरे गड्ढा बनाने लगती है, और ये गड्ढे धीरे धीरे छिद्र के रूप में बन जाते हैं। और कभी कभी वर्षा होने पर यहाँ रासायनिक अपरदन होने से भी छेद बड़े हो जाते हैं। इसे जालीदार शिला या जालक कहते हैं। चौथा जो स्थला रूप है, जो लैंडफॉर्म्स है, वो है भूस्तंभ। शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में कभी कभी कोमल चट्टानों पर कठोर या पत्थरों की परत फैली होती है। कालांतर में भौतिक भूअपक्षय के प्रभाव से इसमें दरारें पड़ने लगती हैं और उसके नीचे की मुलायम मिट्टी जो है वो हटती जाती है। इसमें कठोर पत्थर से ढके भाग सुरक्षित रहते हैं, इस कारण वहाँ खंभे या स्तंभ जैसी आकृति बन जाती है। और जब इसके ऊपर से कठोर परत हट जाती है तो ये अपर्दित होकर जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। जैसा कि यहाँ ये बताना आवश्यक है कि रेगिस्तानी भाग में अपक्षय के जो कारक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर रहता है। हवा में जो होती है ह्यूमिडिटी की, आर्द्रता की कमी रहती है, खुश्क होती है, और जो ये टेम्परेचर वेरिएशन है ये जिन चट्टानी भाग पर ये पड़ता है उसमें धीरे धीरे जो है दरार, और उन दरारों को लगातार ये चौड़ा करता रहता है। अगली आकृति है जूगेन। जूगेन प्राय परतदार चट्टानों में जब कठोर व मुलायम चट्टान की क्षैतिज संरचना एकांतर क्रम पर होती है तो कठोर चट्टानों में धीरे धीरे संधि या जोड़ विकसित होने के साथ साथ वे हवा की अपघर्षण क्रिया से चौड़े हो जाते हैं। थोड़े समय पश्चात नीचे की मुलायम चट्टान में तेजी से कटाव होने लगता है और इनका विकास होने से वहाँ संकरी घाटी बनती जाती है। कोमल चट्टानों के स्तरों पर पड़ी कठोर चट्टानें दवात के ढक्कन जैसी आकृति लिए होती हैं। सहारा मरुस्थल में यह आकृति विशेष रूप से पाई जाती है। अगला लैंडफॉर्म जो है वो है यारडांग। ये जूजेन में क्षैतिज संरचना होती है, वहीं यारडांग में कठोर व मुलायम शैलों की लंबवत संरचना के कारण इनका निर्माण होता है। इसमें मुलायम चट्टानें कटती जाती, जबकि कठोर चट्टानों के मात्र ऊपरी भाग ही नोकेले होके रह जाते हैं। मतलब नीचे अगर कठोर चट्टान की परत है लंबवत,
और उसके नीचे कोमल चट्टान की परत है, तो कोमल जो भाग है जो हवा की टक्कर में पड़ता है उसको ज़्यादा कट जाता है, कठोर भाग उसके ऊपर एक छज्जे के रूप में नोकीला हो रह जाता है। यारडांग का विकास पवन की दिशा के समांतर होता है और इनकी ऊंचाई जो है वो 5 से 6 मीटर तक और चौड़ाई कई सौ मीटर तक हो सकती है। अगला लैंडफॉर्म है इंसिलबर्ग। मरुस्थल प्रदेश में पर्दन की अंतिम दशा में जो कुछ कठोर चट्टानी गुंबद बचे रहते हैं उन्हें इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे समुद्र के बीच में छोटे छोटे टापू हों, इस तरीके की संरचना होती है। इसमें चट्टानी संरचना सामान्यतः लंबवत होती है। ये प्राय ग्रेनाइट व नीस चट्टान के बने होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं, इसीलिए बच जाते हैं। इसे इंसलबर्ग दक्षिणी अफ्रीका एवं सहारा में अधिक पाए जाते हैं और वहीं से ये नाम लिया गया है। सबसे अंतिम जो आकृति है वो है वातगर्त, ब्लो आउट बोलते हैं। रेतीले भागों में वायु के तेज प्रवाह एवं बवंडर के चलने से रेत का विशाल भाग उड़कर बह जाने से वहाँ बड़े बड़े गड्ढे गर्त बन जाते हैं। मिस्र में अल कातरा ऐसा ही विशाल गर्त है। कुछ गर्त समुद्र तल से भी नीचे हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो समुद्र तल है वो अपर्दन की उसकी आखिरी सीमा मानते हैं, लेकिन कई रेगिस्तानी भागों में ऐसे गड्ढे देखे गए हैं जिनकी गहराई समुद्र तल से भी नीची होती है। हवा के कटाव की आखिरी सीमा या आधार तल भूमिगत जल है। इसके पश्चात वायु कटाव पर नियंत्रण होने लगता है।